आपने देखा कि इस समय में किस तरह की मूर्ति कला थी, किस तरह की पेंटिंग्स बनती थी, राजा महाराजाओं ने किन चीजों को संरक्षण दिया, किस तरह का उनका स्टाइल था। अगर आप दो तरह की शैलियों की बात करेंगे कि एक है नागर शैली, एक है द्राविड़ शैली। अब जैसे कि मान लीजिए कोई एक डिजाइन ऐसा बना था जिसमें कि हिंदुइज्म और इस्लामिक दोनों के ही थे, है ना। इंडिया का भी स्टाइल था, इंडियन स्टाइल है, इस्लामिक स्टाइल, उसको हमने कह दिया इंडो स्टाइल। हमें पता चलता है कि आज से 4 और 5,000 वर्ष पहले के सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो आज की तरह के स्विमिंग पूल्स बनाते थे। शुरुआत में क्या किया जाता था, कैसे चट्टानों में पेंटिंग की जाती थी, कैसे उन्होंने गुफाएं बनाई होंगी, क्या वह प्राकृतिक रही होंगी या कैसे बनी होंगी। हम आर्ट फॉर्म्स को पीरियड्स के आधार पर पढ़ लेते हैं कि ये मॉडर्न पीरियड के आर्ट फॉर्म है, ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड के आर्ट फॉर्म्स है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में मैं आपसे बात करने वाली हूं आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन की, और कैसे आखिर हम इसको स्टडी करें यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से, कैसे हमें इसके टॉपिक को, सिलेबस को, पीवाईक्यूज को, सब चीजों को कवर करना है। उन सभी चीजों को समझते हुए, वो एस्पेक्ट समझते हुए जो यूपीएससी एक एस्पिरेंट से पूछता है या फिर एक एक्सपेक्टेशंस होती है यूपीएससी की, आपको आर्ट एंड कल्चर के बारे में ये चीजें जानना चाहिए। सो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक कौन कौन से होते हैं पीटी और मेंस में, आर्ट एंड कल्चर के कौन से टॉपिक्स है, क्या सिलेबस में दिया हुआ है, कहाँ हिस्ट्री से ओवरलैप करके पूछता है तो कहाँ करंट से स्टैटिक को जोड़कर पूछता है। ठीक है, रिसोर्सेज क्या क्या होने चाहिए, कहाँ कहाँ से आप आर्ट एंड कल्चर को कवर कर सकते हैं, और क्या आपको इस फाउंडेशन चैनल पर मिलने वाला है, उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, इसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपका कंप्लीट पॉलिटी हो चुका है। ज्योग्राफी भी 6 से 10 तक मैं कवर कर चुकी हूं, आगे से 11th क्लास से और टीचर जो है बाकी वो कवर करेंगे, है ना। सो पॉलिटी एंड ज्योग्राफी आपका कवर हो चुका है। आगे की ज्योग्राफी मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफी सारे बच्चों के कमेंट्स थे, है ना। सो आज हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर, और आपकी एक नई सीरीज स्टार्ट होगी। आज तो आपका स्ट्रैटेजी सेशन है, कैसे टॉपिक को कवर करना है इस पर हम बात कर रहे हैं। आगे से जो आपको वीडियोस मिलेंगी वो वीडियोस आपको मिलेंगी आर्ट एंड कल्चर की, और केवल हम इस एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1 जो कि एक फाइन आर्ट के एनसीईआरटी है क्लास 11 की, जो कि आपके यूपीएससी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर करती है। ना केवल हम इसको पढ़ेंगे बल्कि इसके साथ साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज है, जो मेंस है और जो करंट अफेयर है, सब कुछ हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना है। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर के एक इंट्रोडक्शन देने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें कि यूपीएससी कैसे जो क्वेश्चंस है वह पूछ रहा है, कितने क्वेश्चंस पूछता है, सबसे पहली बात तो इस बात को जानो आप सभी कि देखो, आपका जो आर्ट एंड कल्चर है वो क्या है कि आपका जब हिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो जैसे कि मान लीजिए आपने गुप्ता पीरियड पढ़ा, ठीक है, आपने गुप्ता जरा पढ़ा, आपने गुप्ता एज पढ़ा। अब आपने देखा कि इस समय में किस तरह की मूर्ति कला थी, किस तरह की पेंटिंग्स बनती थी, राजा महाराजाओं ने किन चीजों को संरक्षण दिया, किस तरह का उनका स्टाइल था, वो सारी चीजें धीरे धीरे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो आर्ट एंड कल्चर है वो ये बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो सोसाइटी है, अच्छा, आर्ट का मतलब क्या है, कल्चर का मतलब क्या है, कल्चर का मतलब है वे ऑफ लिविंग, हम कैसे जीते थे, हम क्या पहनते थे, हम किस तरीके का खाना खाते हैं, है ना, यही सारी चीजें तो आती है कल्चर में। तो हमें बस समझना है कि हमारे जो पुराने लोग थे, या फिर आज से अगर हम 5 और 10,000 वर्ष पहले की बात करें तो उस वक्त से कैसा कल्चर था, कैसे वो जो कल्चर था वह धर्म से जुड़ा हुआ था, और जो रिलीजन है वह कैसे प्रभावित करता था आर्ट एंड कल्चर को। तभी तो हम धर्म के आधार पर भी चीजों को पढ़ते हैं ना। देखो, शुरुआत होती है एक सिस्टमेटिक वे में, ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है इन सभी की डिस्कवरी की, जब 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स थे, कुछ कॉलोनियल ऑफिसर्स थे और साथ में कुछ इंडियन स्कॉलर्स के साथ उन्होंने कोलैब करके जो एक्सकेवेशंस है, जो खुदाई है चीजों की, वह शुरू की, पता करना स्टार्ट किया कि कहां कहां पर जो प्राचीन ऐसे कला के साक्ष्य मौजूद हैं, है ना। फर्स्ट अगर हम साइट की बात करें, हड़प्पा साइट की, आप आईवीसी सुनते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट साइट जो पंजाब में 1921 में खोजी गई थी वो थी हड़प्पा, इसलिए हम उसको हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन। वैसे उसका नाम आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी उसको कहा जाता है। तो हिस्ट्री के साथ ओवरलैप करके चीजों को पूछा जाता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो, जैसे कि अगर हम 2018 की बात करें तो इसमें 6 क्वेश्चंस थे। 20 की बात करें तो 20 में आपके देखो लगभग यहाँ पर 11 क्वेश्चंस के आसपास थे। ठीक है, अगर मैं आपसे 2022 और 23 की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वह लगभग आपके 9 क्वेश्चंस थे।
तो ये क्वेश्चन जैसे कि ज्योग्राफी को ओवरलैप करता है एनवायरनमेंट, वैसे ही आर्ट एंड कल्चर को जो है वह ओवरलैप क्या करेगा, हिस्ट्री ओवरलैप करेगा, है ना। चीज़ों को साथ में पूछ लिया जाता है कि गुप्ता पीरियड आप पढ़ रहे थे, उसमें गुप्ता पीरियड में किस तरह के मंदिर बने, वो बात आर्ट एंड कल्चर में पूछ ली गई। टेम्पल आर्किटेक्चर क्या था, वो बात है इसमें पूछ लिया गया, है ना। तो ये है, तो लगभग आपके इतने क्वेश्चन अगर हम देखें तो आते हैं, ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। अच्छा देखो कि आर्ट एंड कल्चर में अभी मैं आपको मेंस का टॉपिक बताऊंगी कि हमें टोटल जो है वह 8 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि यूपीएससी आपको बताता है कि ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर हम इन डेप्थ बात करें स्पेशली कि प्रीलिम्स के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और मेंस के लिए हमें किन चीजों पर फोकस करना है, किन चीजों पर हमें एम्फेसिस करना है, उसकी हम बात करेंगे। तो कुछ की टॉपिक्स की बात करेंगे, तो कुछ मैं रिसोर्सेज की आपसे बात करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको रिसोर्सेज की बात बताऊं कि क्या इसके लिए रिसोर्सेज हो सकते हैं, सो फर्स्ट रिसोर्सेज है आपका एनसीईआरटी क्लास 11 एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके यूपीएससी के टॉपिक्स है वह कवर हो जाते हैं। एंड खुशखबरी आप सभी के लिए ये है कि अब हम जो कवर करने वाले हैं वह यही टॉपिक है। अब हम जो कवर करेंगे आगे, आपको जो 8 वीडियोस मिलेंगी वह 8 वीडियोस आपको मिलेंगी एनसीईआरटी क्लास 11 एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, है ना, फाइन आर्ट वाली जो एनसीईआरटी है। तो भारतीय कला का पूरा परिचय आपसे हो जाएगा। सो इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर बता दें कि क्या क्या आप चाहते हैं कि ये क्लास जब आपको दी जाए तो उसमें क्या रिफॉर्म्स हो, क्या पीवाईक्यू हो, क्या सारी चीजें हो, आप उसमें जरूर मेंशन कर दें, ठीक है। इसके अलावा देखो क्लास 11 की लिविंग क्राफ्ट एडिशंस है। इसके अलावा इंडियन आर्ट एंड कल्चर, आप नितिन सिंघानिया बुक आपने सुना है। आप सीसीआरटी का अगर फॉलो कर रहे हैं तो सीसीआरटी आप फॉलो कर सकते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है। आप उड़ान आर्ट एंड कल्चर स्टैटिक है ना, स्टैटिक है उड़ान का, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वेबसाइट्स को थोड़ा देखते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये तो है ही आपके पीटी एंड मेंस, ये तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। तो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को अब हम आगे 8 क्लासेस में कवर करेंगे और वो आपका होगा क्लास 11 का फाइन आर्ट का एनसीईआरटी, ठीक है। चलिए, सो मेंस का मैं बताऊं उसके पहले थोड़ा सा परिचय आपका इंट्रोडक्शन कराया जाए। आर्ट एंड कल्चर को कवर करने के लिए एक सही तरीका आपका क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आपने देखो रिसोर्सेज फाइनल कर लिया, अब हमें लाइब्रेरी तो ओपन करनी नहीं है, हमें क्या करना है, बस जो सिलेबस जो यूपीएससी ने टॉपिक दिया है हमें बस उस टॉपिक, हमें सिलेबस को खत्म करना है। तो याद रखना बच्चों, कभी भी हमारा जो एम है ना वह किताबों को खत्म करना नहीं होना चाहिए, वह यूपीएससी के सिलेबस को खत्म करना होना चाहिए कि यूपीएससी क्या पूछता है मैं वो, हमें 10 चीजें नहीं पढ़नी, आपको एक ही रिसोर्स रखना है। सो एक रिसोर्स का चयन करो और उसके अलावा देखो क्या टॉपिक यूपीएससी पूछता है, वो टॉपिक मैं आपको आज बताने वाली हूँ और उन्हीं टॉपिक के हिसाब से देख लो। जब आप टॉपिक वाइज स्टडी करोगे तो इसके साथ पीवाईक्यूज देखते जाओ, तो यूपीएससी का सिलेबस बता रहा है कि कौन से टॉपिक आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, ये बात आपको पीवाईक्यूज बताता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि अगर आप चीजों को करंट अफेयर से रिलेट कर लेते हैं तो आपकी जो चीजें हैं वह और भी ज्यादा आसान हो जाती है। जैसे कि हाल ही में देखो, कल शायद 1-2 दिन पहले की बात है कि एमपी के द्वारा 6 जो साइट्स थी उसको यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें टेंटेटिव एक लिस्ट जो है वह बनाई गई है ना, कि किसे किसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा आपको करंट में जो क्या है आर्ट एंड कल्चर में एक्टिव रहना पड़ता है। साइंस टेक है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट पोर्शन पूछता है कि ये चीज, ये साइट हाल ही में चर्चा में रही तो ये जो है वह कब बनी थी और क्या इसकी शैली थी, इसकी स्टाइल क्या थी, इसकी डिजाइन क्या थी और इस समय में किस तरह की डायनेस्टी जो है वह रूल कर रही थी, उनके क्या और भी विचारधारा इससे आती है, ये सारी चीजें यहां से पूछी जाती है, ठीक है। सो आपका रिसोर्सेज टॉपिक पीवाईक्यू, एक बार सारे टॉपिक्स कवर कर लिया, आप रिवीजन करते गए, पीवाईक्यूज से देखते गए, जो करंट अफेयर आ रहा है उसको आप चूंकि कर ही रहे थे तो सभी सब्जेक्ट्स का आपका करंट अफेयर साथ साथ होता रहता है, आर्ट एंड कल्चर का भी होता रहेगा, साइट में लिस्ट बना लो, ठीक है। तो जब तक आपके लिए चीजें टफ है, जब तक कि आप रिसोर्सेज से दूर हैं और वो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जहां से क्वेश्चंस आते हैं, सो अब हम इसे ही कवर करेंगे, चलो ठीक है। सो मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा देखो कि जैसे कि इसमें चैप्टर 1 है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, ठीक है। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा रॉक कट आर्किटेक्चर, ये 2013 का क्वेश्चन है, रॉक कट आर्किटेक्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया कि ये जो केव्स है बादामी आर ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया, बारबर रॉक कट केव वर ओरिजिनली मेड फॉर
आजीविका बाय एम्परर चंद्रगुप्ता मौर्य किसके समय काल में बनी थी, कैसे बनी थी, वही सारी चीजें तो आर्ट एंड कल्चर में पूछी जाती है। एलोरा केव वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट है, तो केवल तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब यूपीएससी ने मेंस में 2020 में क्वेश्चन पूछा था कि द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड स्ट्रीट डिस्कस। इस तरीके से क्या पूछ लिया, तो यहाँ पर जो भी टॉपिक्स हम पढ़ते जाएंगे क्लास में उसका हम पीवाईक्यू और जो प्रीलिम्स मेंस है करंट अफेयर वो सब देखते जाएंगे। सो बेसिकली आर्ट एंड कल्चर है क्या, आपको पता है? अच्छा, उसको शुरू करने के पहले गांधी जी ने बहुत अच्छा एक जंतर दिया था, है ना। गांधी जी का जो सिलिस्म है जरा उसे सुनो। गांधी जी कहते हैं, आप इस बुक को जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा, गांधी जी कहते हैं कि मैं बेसिकली आपको एक जंतर दे रहा हूँ, एक तिलिस्म दे रहा हूँ। और वो उन्होंने ये कहा, बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा अहम तुम पे हावी हो गया है ना, समटाइम्स हम बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि अरे मैं बहुत अचीवर हूँ, मैंने तो इस चीज़ को अचीव कर लिया, मेरी तो सक्सेस यहाँ की है, इस लेवल की है, नेक्स्ट लेवल की है। सो यहाँ पर गांधी जी क्या कहते हैं, आई विल गिव यू अ तिलिस्म whenever you are in doubt or when the self become too much with you, apply the following test। अब ये टेस्ट इन्होंने क्या कहा, आप उस फेस को याद करो जो फेस आपने अब तक की लाइफ में देखा है, जो सबसे ज्यादा दीनहीन है, सबसे ज्यादा पुअरेस्ट है, सबसे ज्यादा गरीब है, और फिर आप ये सोचो कि आपकी सक्सेस, आपकी एक अचीवमेंट का आखिर उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव आएगा। तो गांधी जी कहते हैं कि जैसे ही आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे वैसे वैसे ही आपका जो ये डाउट था कि मैंने बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया है वो अब ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर गांधी जी इस बात को कहते हैं, ठीक है। सो देखो बेसिकली व्हाट इट मतलब हम इस पूरे बुक में या आर्ट एंड कल्चर की जब बात करेंगे कि यूपीएससी जो टॉपिक पूछा, तो यूपीएससी ने क्या पूछा, जैसे कि सारनाथ का स्तंभ के बारे में पूछ लिया कि जो सारनाथ का स्तंभ है वह किस डिजाइन से बना है, किस काल में बना था और किस टाइम पर बना था, मतलब इस तरह की चीजों को पूछ लिया। इसके अलावा देखो, अगर हम लोम ऋषि गुफाओं की बात करें, केव की बात करें, तो ये कब बनी थी, किन डिजाइन से बनी थी, अगर इसमें पेंटिंग भी है तो वो जो पेंटिंग के लिए जो कलर चूज किए गए थे वह कलर किससे बने थे, क्या नेचुरल थे, क्या केमिकल थे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिया, है ना। एलिफेंट की बात करें, एलिफेंट गुफाओं की बात करें, या फिर हम और भी तरीके के स्तूपास की बात करें, है ना, कि जैसे कि मान लीजिए हम भरहुत स्तूप की बात करें, या फिर एमपी में जो सांची के स्तूप आपने सुने होंगे जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को की शामिल भी है। तो वो जो स्तूपास हैं, है ना, वो सारी चीजें क्या है, कब बनी थी, कैसे बनी थी, ये बुद्ध की शिक्षाएं कैसे हमें देती है, बुद्ध की जानकारियां हमें कैसे देती है। तो कला क्या दिखा रहा है, देखो जैसे कि हम जिस चीज को देख रहे हैं, हम जिस स्थापत्य कला, हम जिस आर्किटेक्ट को देख रहे हैं, बेसिकली ये आपको क्या दिखा रहा है। अगर हम किसी स्कल्पचर की बात करें, अगर हम मूर्ति कला की बात करें, ये सारी चीजें आपको क्या दिखाती है कि उस समय में किस तरह की चीजें हुआ करती थी, क्या उस सोसाइटी की विशेषता थी, क्या उस वक्त की पॉलिटिकल अगर हम कहें कि क्या चीजें जो है वे चर्चा में रही होंगी, उस समय में क्या रहा होगा, वो सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि अगर आज से देखो 1000 या 2000 वर्ष बाद जब ये वाला जो समय है, ये 21वीं शताब्दी जब खत्म हो गई, मान लीजिए कोई काफी थोड़ा सा लंबा समय हम 100 या 150 साल पीछे का ले ले, ठीक है, आगे का ले ले, सॉरी, उसके बाद जब एग्जीबिशन से या फिर कोई अन्य तरीके से, अब तो खैर बहुत एडवांस चीजें हो गई हैं, है ना, कि किस तरीके से जो लोग हैं वे अपने 100 से 200 वर्षों का बहुत आसानी से अब तो जान सकते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो अब देखो कि जब डेवलपमेंट नहीं था तब भी हमने पता कर लिया, और अब आगे आने वाली पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के बारे में बहुत आसानी से पता कर लेगी कि अगर उसको हेलीकॉप्टर मिला है तो वो समझ जाएगी कि ये हेलीकॉप्टर का यूज़ जो है वह क्यों होता रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं कि बेसिकली जो भी इस तरह के, चाहे हम मॉन्यूमेंट्स की बात करें, स्कल्पचर्स की बात करें, टेम्पल आर्किटेक्चर्स की बात करें, ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि उस वक्त की जो सोसाइटी है, सोशल स्टेटस है, चीजें हैं, वह कैसी रही होंगी, क्यों रही होंगी। अब देखो जैसे कि मान लो किसी एक समय में इस तरह की, ये मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम जातक कथाओं की बात करेंगे तो अजंता में, अजंता एलोरा की गुफाएं सुनी है, उसमें केव नंबर 1, और उस केव नंबर 1 में ये पेंटिंग बनी हुई है। तो अब ये पेंटिंग जो है इसकी विषय वस्तु क्या रही होगी, है ना, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वह क्या रहा होगा, इसमें कलर्स क्यों, आखिर किस तरह के, अगर रेड येलो चटक कलर अगर यूज किए गए तो क्यों यूज किए गए, है ना, ये सारी चीजें हैं। अब इसके अलावा देखो ये तोरण द्वार या एंट्री गेट कहे जाते हैं कि जब आप अगर सांची के स्तूप में जाएंगे
जाएंगे तो ये एंट्री गेट है, यहाँ पर कुछ बुद्ध की शिक्षाएं लिखी हुई है, यहाँ पर बुद्ध की शिक्षाएं लिखी हुई है। और देखो जरा यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 2015 का है, मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर। अच्छा ये तो वो हो गया, ठीक है, ये रॉक कट आर्किटेक्चर से है कि यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है कि ये जो स्तूपास के या फिर ये जो तोरण द्वार जिसको हम कहते हैं, जो एक एंट्री गेट होते हैं, इस पर जो शिक्षाएं लिखी हुई है वो कैसे हमें बुद्ध के जीवन को बताती है, बुद्ध की विशेषताओं को बताती है, बस आपको डिस्कस करना था, ठीक है। इसके अलावा देखो कि अगर हम कुछ कॉइन्स की बात करें, मान लो कॉइन पे यहाँ पे हाथी बना हुआ है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई एक भगवान का जो चित्र है जो है वह बना हुआ है, तो इससे क्या पता चलता था, इससे ये पता चलता था कि उस वक्त किस तरह के जो गॉड रहे होंगे उनकी पूजा की जाती होगी, है ना, किस तरह का लोगों में विश्वास होगा। जैसे कि मान लो हड़प्पा सभ्यता से हमें ताबीज मिला, अगर ताबीज मिला इसका मतलब लोग जादू टोने पे विश्वास करते रहे होंगे, तो यहां पर हमें उस सभ्यता का पता चलता है ना। हमें किसी भी सिविलाइजेशन को जानने के लिए अगर हमें उसकी कुछ चीजें मिल जाती हैं, बस वही चीजें, वही हम उसका अध्ययन करके चीजों को पहचान लेते हैं, ठीक है। आप जैसे सोचिए कि पहले जब हम आईवीसी की बात करेंगे तो उस वक्त का जो सिक्का हुआ करता था, जो भी मुद्रा वहां पर चलती थी, उस कॉइन पर एक जानवर बना होता था, है ना, एक एनिमल का उस पर छाप था। तो आप खुद सोचिए कि बहुत ऐसा तो नहीं रहा होगा कि बहुत हमने, जैसे कि आज भी बहुत इंपॉर्टेंस रहा होगा, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंपॉर्टेंस नहीं है फिर भी उस पर लाओ छाप देते हैं, ये वाला सीन नहीं होगा। तो जैसे कि आज अगर आपको गांधी जी की फोटो मिलती है तो हमारे लिए वो क्या है, राष्ट्रपिता है, ठीक है, इस वजह से आपको वहां पे फोटो मिल जाती है, इस वजह से आपको सिक्कों पे मिल जाती है। तो यहाँ पर देखो कि बेसिकली जब हम बात करेंगे कि उस वक्त की मुद्राओं पे क्या छाप चलती होगी, ये बिल्कुल बताता है कि उस वक्त का समाज कैसा था, किस चीज का इंपॉर्टेंस था, है ना। तो बस यही सारी चीजें हमें पढ़ना है। इसके अलावा देखो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक होता है टेम्पल आर्किटेक्चर। अगर आप दो तरह की शैलियों की बात करेंगे कि एक है नागर शैली, एक है द्राविड़ शैली, सो नागर शैली की क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएं, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, एंड द्राविड़ शैली की क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएं, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वहां से यूपीएससी आपसे एक अंदर से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो यहां पर क्या, जैसे कि हम अगर सन टेम्पल की बात करें या फिर अगर हम नागर शैली की बात करें कि इसमें कलश क्या होता है, इसमें शिखर क्या होता है, इस पे गर्भगृह का क्या मतलब है, ये सारी चीजें, है ना। सो टेम्पल आर्किटेक्चर स्कल्पचर वाले में हम इन सारी चीजों की बात करने वाले हैं कि अगर हम खजुराहो के मंदिर की बात करें या फिर हम कंदरिया महादेव मंदिर की बात करें, कोणार्क टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल की बात करें, ये सारे जो टेम्पल है उनका आर्किटेक्चर क्या था और किस तरह की डायनेस्टीज ने इनको संरक्षण दिया होगा। तो ये बेसिकली हम आर्ट एंड कल्चर में सारी चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए जल्दी से मैं आपको बताती हूं कि हमारे जो मेंस और फिल्म्स में क्या टॉपिक दिए हुए हैं जो हमें स्टडी करने हैं, ठीक है। चलिए तो कोई टाइम स्टैंप लगा दो यहाँ पर कि आपका 17 मिनट से जो हमने बात की है वह सिलेबस की है, वह हमने टॉपिक की है कि यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक है वह क्या क्या है। सो सबसे पहले हम देखते हैं मेन टॉपिक, फिर हम बात करेंगे सब टॉपिक्स की। इंडियन कल्चर फर्स्ट, सेकंड है इंडियन आर्ट फॉर्म्स, थर्ड है इंडियन लिटरेचर, फोर्थ है रिलीजन एंड फिलोसफी, 5 है आपका आर्किटेक्चर, 6 है आपका इंपॉर्टेंट साइट्स एंड मॉन्यूमेंट, 7 है आपका फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशंस एंड 8 है आपका कल्चरल पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव, ठीक है। अब देखो इसके अंतर्गत क्या क्या सब टॉपिक्स हैं कि इंडियन कल्चर में क्या क्या हमें पढ़ना होता है। सो सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्ट फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, है ना। ये मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मान लीजिए आपसे केवल टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पूछ लिया कि ये किस तरीके से चेंज हुआ एंशिएंट से लेके मॉडर्न टाइम में, बस वही आपको बता देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कल्चरल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ठीक है, ये सारे इनका जो रोल है वह प्रिजर्वेशन में एंड प्रमोशंस ऑफ कल्चर में क्या रहा। देन अगर हम आर्ट फॉर्म्स की बात करें तो आर्ट फॉर्म्स क्या है, जैसे कि डांस आर्ट फॉर्म है ना, जैसे कि आपका जो पेंटिंग है वह आर्ट फॉर्म है। पेंटिंग में अगर हम बात करें मधुबनी की, तंजौर की, है ना, मिनिएचर जो पेंटिंग्स है, ठीक है, तो ये या फिर पच्चीकारी है, तो ये सारी पेंटिंग्स के फॉर्म हो गए। ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। क्लासिकल म्यूजिक में हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी म्यूजिक है ना। क्लासिकल डांस फॉर्म में हम देखेंगे जैसे कि भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, ओडिशा है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, मोहिनीअट्टम है, सतरिया है। अब देखो रिसेंटली एक मैं आपको न्यूज़ बताती हूँ, चर्चा में रहा कि
मोहिनी अट्टम का मतलब होता है, मोहिनी अट्टम में जो मोहिनी वर्ड है वह बताता है कि सुंदर स्त्री, मतलब सुंदर स्त्री जो डांस कर रही है वो मोहिनी अट्टम हो गया। लेकिन अब रिसेंटली एक चीज, एक जो न्यूज है वह चर्चा में थी कि अब जो मोहिनी अट्टम है वह पुरुष भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन आएगा मान लीजिए इस साल, तो वो कहाँ से आ जाएगा, मोहिनी अट्टम से आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा अवेयर होते हैं करंट अफेयर को लेकर तो हमसे चीजें ज्यादा समझ आती हैं। पपेट्री, थिएटर, फोक डांस, डिफरेंट फॉर्म अक्रॉस रीजन इन इंडिया, है ना। इंडियन सिनेमा का इवोल्यूशन है, रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज है, ठीक है, नोटेबल फिल्म मेकर है, कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, ये सारी चीजें आ गई आपके इंडियन आर्ट फॉर्म में। अब देखो लिटरेचर की हम बात करें तो किसी भी भाषा का जो साहित्य है हम उसको समझते हैं। सो ये लिटरेचर देखो हम कई तरीके से उसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि एंशियंट लिटरेचर में हम वेदा पुराण की बात करेंगे, उपनिषद की बात करेंगे, तो यूपीएससी यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेती है। अगर हम मॉडर्न लिटरेचर की बात करें तो हम इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की बात कर लेते हैं, हम एमर्जेंस ऑफ रीजनल लिटरेचर की बात कर लेते हैं, हम कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न ऑथर की बात कर लेते हैं, मॉडर्न ऑथर की बात कर लेते हैं ना। इसी तरीके से देखो क्लासिकल लिटरेचर है, मिडाइवल लिटरेचर है, ठीक है, तुलसीदास, मीराबाई, ये सब इसमें आ जाएंगे आपके। सूफी है, कंपोजिशन ऑफ संत पोएट लाइक कबीर, तुलसीदास से मिडाइवल में आएगा। क्लासिकल में संस्कृत है, मेजर वर्क है, ऑथर है, ठीक है, कालिदास भाषा है, नदस, तो ये सारी चीजें आपकी लिटरेचर में आ जाएगी। देन नेक्स्ट 4 टॉपिक है आपका कि रिलीजन एंड फिलोसफी, है ना, रिलीजन एंड फिलोसफी। सो मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस इन इंडिया, जैसे कि बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे कि हिंदुइज्म है ना, तो हिंदुइज्म का आर्ट एंड कल्चर, डांस फॉर्म हो या फिर कोई और तरीके का कोई आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे कि अच्छा टेम्पल आर्किटेक्ट इस वक्त कैसा होता था, ठीक है, अगर बुद्धिज्म में कैसा होता है, या फिर जैनिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, है ना, क्रिश्चियनिटी, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा फिलोसफिकल जो ट्रेडिशंस है, वेदांता है, न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योगा, अदर, इन सभी से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 हो गए। अब 5 देखते हैं। 5th है आपका आर्किटेक्चर, एंड ये आर्किटेक्चर्स हम देखेंगे आईबीसी से हम शुरू करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे टाउन प्लानिंग। और यहाँ पर यूपीएससी पूछ देता है, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन को पूछे जाने का मेन कारण ये था कि उसी वक्त जब आपका यूपीएससी का जिस वक्त प्रीलिम्स हुआ था उसके 1 मंथ पहले ही यूनेस्को ने अपडेटेड किया था और उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ था, और वहां से क्वेश्चन आ गया था। और वो था, जैसे कि आपने देखा होगा कि वाटर मैनेजमेंट को लेकर कोई एक साइट आईवीसी की बड़ी चर्चा में रहती है, बताइए क्या था, वहां से क्वेश्चन आया था। तो चूंकि वह करंट अफेयर में चल रहा था वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। मेंस में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो टाउन प्लानिंग है, आज हमें उस टाउन प्लानिंग से सीखने की जरूरत है। आज हमें उस वाटर मैनेजमेंट में कि जरा सा पानी गिरा तो नोएडा, हैदराबाद है, दिल्ली जैसे शहरों में अर्बन फ्लड का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो हमें आज से 5000 वर्ष पीछे जाना चाहिए कि उस वक्त के जो शहर बना करते थे वो किस तरीके से वाटर मैनेजमेंट करा करते थे, कैसे सीवर मैनेजमेंट करा करते थे, कि वहां पर बाढ़ जैसा कॉन्सेप्ट हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन हमें आज इस 21st सेंचुरी में दिखाई देता है। तो हमें सीखने की जरूरत है उससे, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। सो टाउन प्लानिंग। अच्छा देखो, कंपैरिजन हर चीज का आता है। कंपैरिजन ही तो है कि हमें क्या करना है, वहां से जो सभ्यता खत्म हो गई, जिसके अवशेषों से हमने उसको जाना, हमें उससे सीखने की जरूरत है। तो ये कंपैरिजन नहीं तो और क्या है, कंपैरिजन करके पूछ दिया जाता है कि उस वक्त वाटर मैनेजमेंट था, आज नहीं है, तो हमें आज वहां से सीखने की क्यों जरूरत है, ठीक है। आर्किटेक्चर एंड आर्टिफैक्ट, ठीक है, वैदिक है, मॉडर्न पीरियड है, गुप्ता है, पोस्ट गुप्ता है। अभी मैं आपको समझाऊंगी इस पूरे सिलेबस को, अभी मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आखिर ये चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, ठीक है। केव आर्किटेक्ट है, मिडाइवल आर्किटेक्ट में जैसे कि इस्लामिक आर्किटेक्ट है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट है, मुगल आर्किटेक्ट है, रीजनल स्टाइल्स हैं, कॉलोनियल आर्किटेक्ट में इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट इन इंडिया, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई एक डिजाइन ऐसा बना था जिसमें कि हिंदुइज्म और इस्लामिक दोनों के ही थे, है ना, इंडिया का भी स्टाइल था, इंडियन स्टाइल एंड इस्लामिक स्टाइल, उसको हमने कह दिया इंडो स्टाइल पैटर्न, या फिर आपने कई तरीके के पैटर्न सुने होंगे, है ना। तो इंडो इस्लामिक जो पैटर्न था वह क्या था, तो उसमें कुछ विशेषताएं आपको इस्लामिक मिल जाती है, तो कुछ जो चल रही थी वो पुरानी मिल जाती है, तो इस तरीके से वह इंडो इस्लामिक पैटर्न बन गया। तो वो पैटर्न क्या था, उस पैटर्न के कौन कौन से आर्किटेक्ट एंड बाकी सारी चीजें थी, कब बनी थी, किस डायनेस्टी ने उसको संरक्षण देने का काम किया था, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया एंड एंशिएंट एंड मिडाइवल मॉन्यूमेंट एंड देयर सिग्निफिकेंस, ये इंपॉर्टेंट साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्यादातर यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह कहां से आ गया,
करंट अफेयर से आ गया, ठीक है। जैसे कि अभी यूनेस्को ने कुछ अगर किसी का स्टेटस अपडेट किया है, वहां से क्वेश्चन आ गया। अब देखो फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशंस की अगर हम बात करें तो मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया एंड देयर कल्चरल सिग्निफिकेंस, रीजनल फेस्टिवल एंड देयर कस्टम एंड ट्रेडिशंस, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कल्चरल पॉलिसी एंड इनिशिएटिव्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने मान लीजिए कोई एक कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, किसी आर्ट फॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया कि गवर्नमेंट ने कोई योजना लेकर आ गए, तो वो क्वेश्चन भी तो यहाँ पढ़ोगे, है ना। सो ये सारी चीजें हैं, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इंडियन कल्चर, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, रीजन एंड आपका रिलीजन एंड फिलोसफी, ठीक है, आर्किटेक्ट, इंपॉर्टेंट साइट, फेस्टिवल, कल्चरल पॉलिसी एंड इनिशिएटिव्स। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, स्पेशली आपको पता है कि हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। फर्स्ट, जैसे कि लिटरेचर देख लें, लिटरेचर में हम सारा पढ़ लें, जैसे कि इंडियन लिटरेचर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम, जैसे कि संस्कृत से लेके हम पूरा अभी तक बंगाली तक आ जाए, कन्नड़, मलयालम, सारी चीज़ों। दूसरा है आर्ट फॉर्म में, आर्ट फॉर्म में आप क्या क्या करोगे, जैसे कि पेंटिंग है, स्कल्पचर्स है, आर्किटेक्चर है, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को हम आर्ट फॉर्म्स में कर लेंगे। ज़्यादातर आपका ये जो फाइन आर्ट का एनसीईआरटी है वो इसी पर बेस है, पेंटिंग, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्किटेक्ट में आप पढ़ लीजिए कि जो आर्किटेक्चरल स्टाइल रहा, चाहे आईवीसी का हो, मौर्यन का हो, गुप्ता का हो या मुगल एम्पायर का हो, ठीक है। तो जब कोई एम्पायर बदल रहा है, वहाँ का आर्ट फॉर्म चेंज हो रहा है, वहाँ का आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है, इसका मतलब उनकी मान्यताएं कुछ अलग थी, है ना, उनका सोचना कुछ अलग था। तो यहाँ पे ये हमें बताते हैं कि हमें बेसिकली हमें किसी का आर्ट फॉर्म देखते हुए, किसी का आर्किटेक्ट कोई स्टाइल देखते हुए हमें ये समझ में आता है कि इस वक्त का जो एम्परर रहा होगा उसके क्या विश्वास रहे होंगे, उस वक्त की सोसाइटी कैसी रही होगी, ठीक है। एंड कल्चर की बात करेंगे, सो फेस्टिवल, कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर, ये सारी चीजें इसमें आ गई, ठीक है। चलो, सो आप देखेंगे कि प्रीलिम्स के लिए बेसिकली आपको क्या करने की जरूरत होती है। आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमें प्रीलिम्स को फोकस करते हुए पढ़ना है, प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए पढ़ना है, तब हमें किन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। तो देखो, तब हमें क्या करना होता है कि जो आपका टॉपिक है, उन टॉपिक की आपको थोड़ा सा फैक्ट्स को ध्यान में रखना होता है ना। आपको फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है, आपको फैक्चुअल डिटेल्स पर ज़्यादा उस वक्त फोकस करने की ज़रूरत होती है ना। जैसे कि क्वेश्चन ऑफ ऑफन रिक्वायर्स स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ टर्म, आर्टिस्ट, स्टाइल, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, है ना। जैसे कि कोई मान लीजिए किसी हम टर्म की बात कर लें, ठीक है, कि ये जैसे कि हम शिखर की बात कर लें, सो शिखर का क्या होता था, शिखर का मतलब क्या है, शिखर क्या होता था, शिखर का मतलब क्या है, बस यहां से क्वेश्चन आ गया कि ये जो टर्म है आप वह जाने। ज़्यादातर क्वेश्चंस आप साइंस टेक में भी देखते होंगे, और अगर आप आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे तो बहुत एंशियंट टाइम से लेके अभी तक के मिडाइवल के आपको बहुत ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं कि ये वर्ड उस वक्त चर्चा में रहा, ये वर्ड किस चीज़ से रिलेट करता था, है ना। तो एक वन वर्ड दे दिया, उससे जुड़ा हुआ सेंटेंस आपसे पूछ लिया। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, एक क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज, ठीक है, धन्य काता, which flourished prominent Buddhist center under the महासंघ, महासंघ का कहाँ पर लोकेटेड है ये, ठीक है, धन्यकात का कहाँ पर है, सो ये आंध्रा में है। तो इस तरीके से आपको कुछ फैक्चुअल टाइप के जो क्वेश्चंस है वह आते हैं। इसके अलावा देखो, अगर साउथ में कोई वर्ड चर्चा में रहा, जैसे कि कोरकई है या पुम्पुहार है, तो ये जो शब्द है वह क्यों चर्चा में रहे, पुम्पुहार वर्ड किसको लेकर चर्चा में रहा। तो जब कभी आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो इस तरह से एक पूरी लिस्ट बनाते जाइए, पोर्ट से चर्चा में रहा, है ना, बंदरगाह को लेकर चर्चा में रहा। इसके अलावा देखो एक और क्वेश्चन जो कि डायनेस्टी को लेकर अगर हम देखें कि बेसिकली कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टी, होयसेल है आपका, ठीक है, गढ़वाल है, काकतीय है, यादव है। हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टी एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन अर्ली 8th सेंचुरी एडी। आपको ध्यान रखना होता है कि बेसिकली जो राजवंश है वह किस सेंचुरी के रहे, किसके बाद कौन आया, तो इसके ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है इसके लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, चलो खैर इसको छोड़ देते हैं, ना। तो हम देखेंगे कि कई तरह की जो साइट्स हैं वह कैसे आखिर किसी कल्चर एंड आर्ट फॉर्म्स को बता रही हैं। तो फैक्चुअल डिटेल्स की बात हो रही। अब देखो, एक होता है ब्रॉडर कवरेज,
ब्रॉडर कवरेज कैसे कि जैसे कि अगर आप मान लीजिए टेम्पल आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो आप फिर एक एक करके टेम्पल आर्किटेक्चर ना पढ़े बल्कि सभी को एक साथ तैयार कर ले, है ना। ऐसा ना हो कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ा फिर बीच में कोई और टॉपिक, फिर गुप्ता पीरियड का टेम्पल आर्किटेक्चर हम बाद में कर रहे हैं। अच्छा यही है कि अगर हम एक साथ सारा टेम्पल आर्किटेक्चर तैयार कर लेंगे तो वह मेंस के लिए भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो एक ब्रॉडर कवरेज आपका हो जाएगा कि एंशियंट मिडाइवल आर्ट, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर इंक्रीजिंगली टर्म मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी फोक ट्रेडिशन लेजर नोन एंड रीजनल टर्म्स, है ना, रीजनल फॉर्म्स। तो यहाँ पर एक तरीका होता है कवर करने का किसी भी टॉपिक को कि आप उसको किस तरीके से एक ब्रॉडर कवरेज करेंगे। अब देखो करंट अफेयर से अगर हम लिंक की बात करें कि करंट अफेयर से डेफिनेटली लिंकेज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनेस्को ने अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर धौलावीरा को शामिल किया, वहाँ से स्टैटिक का क्वेश्चन आया, इसलिए नहीं क्योंकि स्टैटिक पूछना था, इसलिए क्योंकि करंट अफेयर में चर्चा था। तो आपकी एक अवेयरनेस चेक की जा रही थी। क्यों अवेयरनेस क्यों चेक करनी है? क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स में अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना। सो जैसे कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशूज हैं, कंजर्वेशन एफर्ट्स है, डिबेट्स है, कल्चरल हेरिटेज है, तो इन सभी चीज़ों से कनेक्ट करते हुए एक लिंकेज जो है वह करंट अफेयर की बन जाती है। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें, खैर अब तो कम आता है, पहले ज़्यादा आता था, ठीक है, कि आपको इमेज दे दी वहाँ से पूछ लिया, तो आप थोड़ा सा कम आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, पहले बहुत आते थे। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि जैसे कि आपने मधुबनी पेंटिंग देखी है ना, तो आपके सामने इमेज है, अगर मधुबनी पेंटिंग को आप देख पा रहे हैं, आप देखेंगे उसमें इतनी बारीक पेंटिंग होती है कि आपको उसमें कहीं भी कोई स्पेस नहीं मिलता। तो मधुबनी पेंटिंग्स है या स्कल्पचर है या आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स है, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है उस पर्टिकुलर इमेज को एनालिसिस करके, है ना। तो जो भी हम यहाँ पर पिक्स देखेंगे, ठीक है, जैसे कि अगर ये जो आपका बुक कवर होगा कि मान लीजिए कि साउथ में स्टाइल अलग है ना, मंदिरों का स्टाइल साउथ में अलग है और नॉर्थ में अलग है। तो यहाँ पर हम डायग्राम्स की हेल्प से चीज़ों को पढ़ते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या जो पैटर्न है वह चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर सन टेम्पल, जो एक गुजरात वाला सन टेम्पल है उसकी बात कर रहे हैं, तो गुजरात वाला जो सन टेम्पल है वह कैसे बना हुआ है, तो हम इमेजेस को देखेंगे कि ये काफ़ी ऊंचा बना हुआ है। पहले यहाँ पर फाउंडेशन पूरा बिल्ड किया है, चबूतरा बनाया है और उसके ऊपर फिर मंदिर बनाया हुआ है। लेकिन बाकी जगह पर अगर आप देखेंगे या फिर हम कंदरिया महादेव मंदिर की बात करेंगे तो इसका चबूतरा उतना ऊंचा नहीं है। तो आखिर, है ना, हमें यही सारी चीज़ें तो देखनी है, ठीक है, इन चीज़ों को हमें पढ़ना होगा। तो कैसे, जैसे कि यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग की बात हो गई, या फिर यहाँ पर हम स्तूपास की बात करेंगे कि ये किस काल में बना है, इसकी क्या क्या डिजाइन। वही कि अगर हम इस तोरण द्वार की बात करेंगे, एंट्री गेट की बात करेंगे, तो एनालिसिस करके ही तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि इस पे जो बुद्ध की शिक्षाएं लिखी हैं या फिर इस पर डायग्राम्स बने हैं, जानवरों के चित्र बने हुए हैं, या फिर अगर हम कॉइन्स की बात करें तो कॉइन में क्या बना हुआ है, कॉइन में 5 जानवर बने हुए हैं, कॉइन में 6 जानवर बने हुए हैं। जो भी पर्टिकुलर एक इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि हमें सब चीज़ों को रटना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें रही उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्लियर है। तो हमने सिलेबस की भी बात कर ली, प्रीलिम्स के लिए देख लिया, अब थोड़ी सी मेंस की चर्चा हो जाए। देखो मेंस में क्या डिमांड होती है कि आपको बेसिकली एनालिसिस करना चीजों को आना चाहिए, है ना, और उसमें आपको लिखना आना चाहिए। तो बेसिकली आप देखोगे कि इसमें एक डिमांड होती है क्रिटिकली इवैल्यूएशन की या कंपैरिजन ऑफ स्टाइल की, जो मैंने आपको बताया कि एंशियंट से अभी को कंपेयर करके पूछ ले कि मॉडर्न टाइम में हमें सीखने की जरूरत हो गया कंपैरिजन। तो इस तरह से आपको चीजों को सोचना है, ठीक है। अब देखो जैसे कि कंपैरिजन बेस पर मैं आपको मेंस का जो क्वेश्चन दिखा रही थी वो यहाँ पर देखो कि 15 का क्वेश्चन है कि मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द कल्चरल लाइफ ऑफ द टाइम बट ऑल्सो फाइन aesthetic sense comparable to modern painting. Critically evaluate these comments. मैसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्ट की बात हो रही है कि ना केवल हमें उस वक्त की जानकारी मिल रही है, उस वक्त का सेंस दिख रहा है, बल्कि हमें ये भी दिख रहा है कि मॉडर्न आर्किटेक्ट से ज़्यादा पहले क्या आप मंदिर मस्जिद की बात करें या फिर बाकी जो भी आर्किटेक्ट बन रहा है, कितना सुंदर, कितना खूबसूरती से, कितना मजबूत बनाया जाता था कि आज भी हमें हज़ारों वर्षों के बाद भी वह दिख रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम आज के मंदिरों की बात करें, क्या वो उतने मजबूत हैं या वो किस तरीके से बन रहे हैं? तो पहले मंदिर बनाने का कारण कुछ और होता था, आज मंदिर बनाने का कारण कुछ और है। आज तो लोग इस तरीके से भी मंदिर मस्जिद और बाकी सारे इस तरह के टेम्पल्स सब बना दिया करते हैं कि हम यहाँ पे चढ़ावा आएगा। ये एक रीजन हो गया। पहले संस्कृति को दिखाते थे, पहले वहां पे कई तरीके के और मतलब चीजों को जोड़ते थे कि अगर यहाँ पर एक टेम्पल बना है तो टेम्पल के चारों तरफ जो शहर है धीरे धीरे वह बस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से भी
जो नगरों शहरों का विकास है वह हुआ कि पहले मंदिर बना था, बाद में आसपास शहर बसते गए और अब वो एक मुख्य शहर हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना होगा। क्लियर है? चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए, है ना। अब देखो थीम बेस्ड क्वेश्चन अगर हम देखें कि कई तरीके से, जैसे कि अगर हम देखें कि कल्चर को लेके या फिर इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म को लेकर देखें कि हमारे इस पर्टिकुलर कल्चर पर, पर्टिकुलर इस आर्ट पर या फिर पेंटिंग पर ब्रिटिश प्रभाव क्या है ना। ब्रिटिश प्रभाव जो है वह क्या रहा, ये सारी चीज़ें। तो एक तरह से थीम बेस्ड क्वेश्चन, रोल ऑफ आर्ट इन नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की अगर हम बात करें कि जैसे कि कोई चैलेंज फेस हो रहा है, ठीक है, वही तो चैलेंज की बात है कि अभी वाटर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, तब प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस अगर हम आर्ट फॉर्म को लेकर देख रहे हैं या फिर हम ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी से, कि अगर देखो कि अगर अब वर्चुअली जो है वह चीज़ें, या फिर इस तरह की नेशनल लाइब्रेरीज बन गई हैं जो कि आपको वर्चुअली इस तरह की चीज़ों को दिखा देती हैं, हमारे जो आर्ट फॉर्म्स हैं या फिर जो टेम्पल आर्किटेक्चर या फिर जो भी इस तरह की हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो आपको वर्चुअली दिखा देती, तो आप वहाँ घूमने नहीं जाओगे, है ना। तो आपका क्या लगाव इससे कम होगा उस चीज़ से या फिर उस आर्ट से। तो ये सारी चीज़ें, या फिर इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट आपको बताने हैं। तो बस इस तरीके से कुछ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस को लेकर भी जो क्वेश्चंस हैं वह आ जाते हैं। क्लियर है? प्रीलिम्स मेंस के लिए हमने बात कर ली। अच्छा, आप देखो जैसे कि मैं कुछ की टॉपिक्स की बात करूं प्रिपरेशन को लेके, जैसे कि हमने देखा विजुअल आर्ट, विजुअल आर्ट में है आपका पेंटिंग है, स्कल्पचर्स है, आर्किटेक्चर्स है ना। इंडियन पेंटिंग में बात करेंगे तो जैसे मुराल, मॉडर्न इंडियन आर्ट, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, है ना। स्कल्पचर्स की बात करें तो आईबीसी से लेके मॉडर्न है, गंधार है, मिडाइवल में टेम्पल स्कल्पचर्स है, मॉडर्न है, ये सारी चीज़ें। आर्किटेक्चर में बात करें तो आकी में टेम्पल आर्किटेक्चर है, नागर और द्राविड और वेसर शैली की बात करें, इस्लामिक आर्किटेक्चर, कॉलोनियल एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर ट्रेंड क्या रहा, ये सारी चीज़ें, है ना। परफॉर्मिंग आर्ट्स में देखें तो जैसे कि क्लासिकल डांस है, क्लासिकल म्यूजिक है, फोक एंड ट्राइबल है, थिएटर है, ये सारी चीज़ें इसमें हो गई, ठीक है। इसके अलावा लिटरेचर हो गया तो एंशियंट इंडियन लिटरेचर से मिडाइवल। इसके अलावा आपका अदर्स में जैसे कि हैंडीक्राफ्ट है, कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें शामिल हो गई, ठीक है। चलिए, तो अब देखो, तो हमने यहाँ पर सिलेबस की बात कर ली, मैंने आपसे रिसोर्सेज की बात कर ली, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो देती हूँ पहले कि आखिर इसका जो अध्ययन है वह शुरू कहाँ से हुआ होगा, स्टार्ट आखिर कैसे हुआ। सो ड्यूरिंग, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, ये कौन सा पीरियड था आपका? पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, है ना। और इस पीरियड के दौरान क्या हुआ था कि जो कई कॉलोनियल ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उसके साथ साथ कुछ इंडियन स्कॉलर्स भी थे, और इन दोनों ने कोलैबोरेशन करके क्या किया, उस तरह की जो आर्किटेक्चरल जो मॉन्यूमेंट्स थे, जो स्कल्पचर्स थे, जो पेंटिंग्स थे, इन सभी के एक सिस्टमैटिक स्टडी करना स्टार्ट किया, और यहाँ से जो चीज़ें हैं वह शुरू हो गई। अब देखो, अगर इन्होंने शुरुआत की कि चलो हम भारत के अतीत को समझते हैं, पास्ट को समझते हैं, किस तरह के आर्ट फॉर्म्स रहे होंगे उसको समझते हैं, तब शुरुआत इन्होंने कहाँ से की होगी? सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन किया होगा, है ना। सबसे पहले क्या किया होगा? डॉक्यूमेंटेशन किया, एक लिस्ट बनाई प्रॉपर, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स को समझते हुए डॉक्यूमेंटेशन का काम किया, है ना। और इसमें यह देखा कि अगर हम स्टडी ऑफ कॉइन कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम सिक्कों का अध्ययन कर लें, है ना, या फिर अगर हम इंस्क्रिप्शंस का अध्ययन कर लें, इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख, है ना, जो पत्थरों पर उकेर कर लिखा जाता था, इंस्क्रिप्शंस, तो बेसिकली इनका स्टडी में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आर्ट एंड कल्चर की स्टडी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वह कॉइन्स ने एंड इंस्क्रिप्शंस जो है उन्होंने प्ले किया, ठीक है। देखो, दो तरीके होते हैं किसी भी जगह को समझने के लिए, कि या तो हम उसको डिस्कवर अगर करना चाहते हैं किसी भी इस तरह की आर्किटेक्चरल साइट्स को, तो या तो हम उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा अध्ययन कर लें, पढ़ लें, तब हमें समझ में आएगा। दूसरा तरीका होता है एक्सकवेशन का,
मतलब खुदाई का। जैसे कि आपने आईवीसी को सुना, इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर सुना, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जानकारी हमें कैसे मिलती है? एक्सकवेशन से मिलती है, खुदाई करने से मिलती है। हम देखते हैं कि पंजाब के आसपास के इलाके में जब रेल बन रही थी, उसके लिए पटरियां बिछानी थी और ईंटों की जरूरत थी, तब जो मजदूर है वे आसपास से ईंटें ला रहे थे। फिर पता चला कि उन्होंने जो पटरी के लिए ईंटें बिछाई हैं, ईंटें नहीं बल्कि वो एक सभ्यता थी, एक सिविलाइजेशन को बिछाया हुआ है। फिर उस काम को रोका गया और जाके वहां पर जो सर्वे है वह किया गया। फिर पता चला कि आज हम कह रहे हैं कि हम मॉडर्न है, या फिर यहां पर जिस तरह के शहर बने हैं वो बहुत मॉडर्न स्टाइल में बने हैं। हमें पता चलता है कि आज से 4 और 5,000 वर्ष पहले के सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो आज की तरह के स्विमिंग पूल्स बनाते थे, वह आज की तरह के जो सड़कें बनती हैं, या फिर जिस तरीके का एक पूरा एक सिस्टम होता है, सीवेज सिस्टम होता है, वाटर मैनेजमेंट प्लान होता है, वो सारी चीजें उस वक्त किया करते थे। ठीक है, तो हम कितने मॉडर्न हुए? अगर हमने 5,000 वर्ष पहले जो सभ्यता खत्म हो चुकी, हम उस पैटर्न पर है। तो यहां पर देखो कि आईवीसी की जानकारी हमें कैसे मिली, तो हमें एक्सकवेशन से मिली, है ना। तो यहां पर दो चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो ये जो इंट्रोडक्शन है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रही हूं जो स्टार्टिंग में इस बुक में दिया हुआ है। स्टार्टिंग में 3 पेजेस में आपको पूरा आर्ट एंड कल्चर को रिलेट करके बताया हुआ कि आखिर हम आर्ट एंड कल्चर की जो स्टडी करते हैं वह क्यों करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने देखा कि बेसिकली इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया, एंड आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने क्या किया कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी, एक्सप्लोरेशंस थे, उसको किया, पुरातात्विक खोजों को बढ़ावा दिया। पुरातात्विक खोज, आर्कियोलॉजिकल explorations and excavation। और इससे हमें कई आर्ट हिस्टोरिकल जो साइट्स हैं वह हमें मिली, है ना, डिस्कवर्स हुई। आर्ट हिस्टोरिकल साइट्स डिस्कवर। ठीक है, देखो अब जैसे कि इंपॉर्टेंट की रोल किसने प्ले किया, जैसे कि जब हमने उस कॉइन को पढ़ा जो हमें मिला हुआ था, हमने कॉइन का स्टडी किया, हमने इंस्क्रिप्शन का स्टडी किया, ठीक है, या फिर हमने टेम्पल का स्टडी किया, ठीक है, या फिर हमने मूर्ति का, कोई हमें जो मूर्ति मिली थी हमने उसका जब स्टडी किया, है ना, स्टडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट जब हमने देखा, टेम्पल एंड स्टडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, तब हमें क्या पता चलता है, हमें पास्ट आर्ट ट्रेडिशंस पता चलते हैं। पास्ट आर्ट ट्रेडिशंस, उस वक्त की सभ्यताएं, उस वक्त की जो परंपराएं हैं वह क्या रही होंगी, हमें इन चीजों की स्टडी करके पता चलता है। सो बेसिकली देखो कि अगर हम, जैसे कि हम किसी की रिलीजन की स्टडी की बात करें, अगर हम किसी रिलीजन को स्टडी करना चाहते हैं तब हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली हम स्टडी करें, हम आइडेंटिफाई करें उसके जो मॉन्यूमेंट्स रहे, उसके जो टेम्पल्स रहे, ठीक है, जो आइकॉन्स रहे, जो पेंटिंग्स रही, हम जब इन सभी चीज़ों को देखते हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन की, तब हमें उस रिलीजन के बारे में काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वह देखने को मिलती है। अच्छा, इसलिए कहा जाता है कि बेसिकली कला का जो इतिहास है ना, वह किसका इतिहास है? कला का पूरा जो इतिहास है, जो अध्ययन है, वह बेस होता है प्रलेखन पर और एक्सकवेशन पर, है ना। वो किस पर बेस होता है? तो दो चीजों पर पूरा जो कल्चर है, वो कल्चर का हिस्ट्री है, वह बेस होगा। अगर हम कल्चर की हिस्ट्री की बात करें, स्टडी ऑफ आर्ट हिस्ट्री, स्टडी ऑफ आर्ट हिस्ट्री, ये दो चीजों पर बेस है। एक तो एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, प्रलेखन तैयार करना, लिखना, चीजों का अध्ययन करना, डॉक्यूमेंटेशन, एंड सेकंड वन इज एक्सकवेशन। ठीक है,
और इसलिए हम किसी आर्ट ऑब्जेक्ट को प्रोमिनेंट मेथड मानते हैं स्टडी के लिए। आर्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि अब हम टेम्पल की ही बात कर लें या फिर हम किसी कॉइन की बात कर लें, तो हम इस तरह के आर्ट ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करना क्या मानते हैं, एक प्रोमिनेंट मेथड है, एक मुख्य तरीका है, एक प्रोमिनेंट मेथड है जिससे हम जान पाएंगे कि ये जो समय है वह कैसे रहा होगा, ठीक है, क्या रहा होगा। इसके अलावा देखो, जब हम कला को समझते हैं तो हमारे पास दो आधार और मिलते हैं। आर्ट एंड कल्चर को हम किससे जोड़कर देख लेते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर को हम दो चीजों से जोड़कर देखते हैं। आर्ट एंड कल्चर को समझने के लिए हम उस वक्त के समाज से जोड़ते हैं, और उस वक्त का जो समाज था उसमें क्या थे, राजा महाराजे थे। तो यहाँ पर राजवंशों के आधार पर एक तरीका हो गया डायनेस्टी से जोड़कर देखना, डायनेस्टिक एफिलिएशन, डायनेस्टिक एफिलिएशंस मतलब राजवंशों के आधार पर, डायनेस्टिक एफिलिएशंस राजवंशों के आधार पर। कैसे, वही जैसे कि हम मौर्य पीरियड की बात करेंगे इस बुक में, मौर्यन पीरियड है, पोस्ट मौर्यन है, गुप्ता एज है, पोस्ट मौर्यन है एंड गुप्ता एज है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे हमें क्या पता चलता है कि बेसिकली ये एक मेथड है कि हम चीज़ों को राजवंशों से जोड़कर देख रहे हैं, हम आर्ट फॉर्म्स को राजवंशों से जोड़कर देख रहे हैं। कि अगर हम देखें कि गुप्ता पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर कैसा था, गुप्ता पीरियड में लिटरेचर की स्थिति कैसी थी, गुप्ता पीरियड में रिलीजियस जो चीज़ें हैं वह आर्ट फॉर्म्स में कितनी दिखाई देती थी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वह आ गया, तो डायनेस्टिक एफिलिएशंस एक कारण काम हुआ। अब देखो दूसरा तरीका क्या है कि हमने किससे जोड़कर देखा, हमने रिलीजन से जोड़कर देखा। तो सेकंड इसमें तरीका होता है रिलीजन, रिलीजियस डेनोमिनेशंस, डेनोमिनेशन मतलब किसी पंथ से जुड़े हुए, किसी पंथ विशेष से जुड़ी हुई चीजों को हम देख रहे हैं। किसी धर्म, किसी पंथ विशेष से चीजों को हम जोड़कर जब देख रहे हैं तब हमें चीजें समझ में आती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बुद्धिस्ट का अध्ययन करते हैं, बुद्धिस्ट चीजों का अध्ययन करते हैं तो हमें बुद्ध के जो जानकारियां हैं वह मिलती हैं, ठीक है। हम हिंदुइज्म के हिसाब से चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। हम इस्लाम के हिसाब से चीजों को पढ़ते हैं, हम इस्लामिक कल्चर को पढ़ते हैं, या फिर हम क्रिश्चियन कल्चर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो बुद्धिस्ट है, हिंदू है, इस्लामिक पीरियड्स है। तो इस तरीके से भी हम कला का अध्ययन कर लेते हैं कि इस पीरियड में जो आर्ट एंड कल्चर है वह आखिर कैसे डेवलप हुआ। अच्छा एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि जो भी बच्चे ओल्ड एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाहते हैं, ये तो हम न्यू पढ़ रहे हैं, ये वाली एनसीईआरटी आपकी न्यू है, आपको 8 चैप्टर्स आगे मिलेंगे इसके, है ना। हम हालांकि बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम थोड़ा सा डिटेल के साथ जाएंगे, क्योंकि वो आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट होना चाहिए अगर हमने उस टॉपिक को पढ़ लिया है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि अगर आप ओल्ड एनसीईआरटीज को पढ़ते हो तो वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ है, उसमें इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। अगर आप उसको प्रेफर करते हो तो फिर कुछ मत पढ़ो, है ना। फिर कुछ, हाँ डेफिनेटली करंट अफेयर चीज़ों से पढ़ना है, ये नहीं है कि आप करंट भी छोड़ दिया, बट उसमें इन्फॉर्मेशन और चीज़ें बहुत ज़्यादा है। बट यूपीएससी अब प्रेफर करता है न्यू एनसीईआरटीज को, क्योंकि वहां से अब क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि आर्ट एंड कल्चर को हमने दो चीज़ों से जोड़ लिया। अब देखो कि बेसिकली हमने किसी आर्ट ऑब्जेक्ट का हम अध्ययन जब करते हैं तो हम दो तरीके से करते हैं। जैसे कि मान लो हमने टेम्पल का ही अध्ययन किया, कोई कलात्मक वस्तु है, कोई आर्ट ऑब्जेक्ट है, हमारी अप्रोच क्या होती है इसको देखने की, हमारा दृष्टिकोण क्या होता है इसको अध्ययन करने का। अप्रोच दो होते हैं, एक तो हम इसका रूप देख लें, दूसरा हम इसकी शैली देख लें। एक हम इसका क्या देखेंगे, रूप, और दूसरा हम इसका देखेंगे विषय, ठीक है। एक हम इसका रूप देखते हैं, दूसरा हम इसका विषय देखते हैं। मतलब फर्स्ट हम देखते हैं कि इसका बेसिकली फॉर्मेलिस्टिक और स्टाइलिस्टिक जो एनालिसिस है वह क्या है, इसका स्टाइल आखिर क्या है, रूप और शैली क्या है। सो इसका स्टाइलिस्टिक जो एनालिसिस है वह हम करते हैं, है ना। और अगर हम विषय की बात करें तब हम क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर का हम टेक्स्ट देखते हैं, हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्टेक्सचुअल स्टडी।
तो हम दो तरीके से जो स्टडी है वह किसी भी आर्ट ऑब्जेक्ट की करते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, एक वर्ड आता है आइकोनोग्राफी, है ना। आइकोनोग्राफी का मतलब क्या होता है कि जो आपको प्रतिमा मिली है, जो कोई मूर्ति मिली है, आप उसका अध्ययन कर रहे हैं। आइकोनोग्राफी में क्या होता है कि आपको जो भी इमेज मिली है आप उसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, और ये जो आइडेंटिफिकेशन आप कर रहे हैं ये किसी मिथ या नैरेटिव के आधार पर कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आपने किसी मूर्ति को देखा और आपने सोच लिया, आपने उसके लिए जो मिथ है, जो पौराणिक कथाएं हैं, आपने उसका सहारा ले लिया कि यहाँ पर इस भगवान की पूजा आज भी होती है, इनसे जुड़े हुए देवी देवता ये है, तो संभवतः ये मूर्ति ये इन भगवान की रही होगी। जैसे कि अगर आप जगन्नाथ टेम्पल में देखेंगे कि वहां पे पहले जिस तरह की मूर्तियां मिली होती हैं उनमें ये कहा जाता है कि पहले लकड़ी के भगवान बनाए जाते थे, लेकिन ये भगवान जगन्नाथ ही थे जो कि विष्णु का रूप थे। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास नैरेटिव्स हैं, जो भी हमारे पास मिथ है, जो हमारा कल्चर है, जो धर्म है, हमने वहां से चीजों को जोड़ के पूछ लिया। तो यहाँ पर क्या किया कि हमने बेसिकली जो आज के विषय है, ठीक है, जो आज की एक आइडियोलॉजी है, हमने वहां से चीजों को जोड़कर देखा। सो ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हम किसी साइन या सिंबल की बात करें, आर्ट एंड कल्चर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, किसी साइन एंड सिंबल की बात कर रहे हैं। अब ये जो साइन एंड सिंबल है, जैसे कि मान लो किसी पर्टिकुलर साइन का यूज किया जाता होगा, किसी सिंबल का यूज जो है वह किया जाता होगा, तो हम ये देखते हैं कि बेसिकली इसके पीछे हिस्टोरिकल, सोशल, ये सारी चीजें क्या रही होंगी, है ना। इसके पीछे का फिलोसफिकल जो कॉन्टेक्स्ट है वह क्या रहा होगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखो एक और बात कि जब हम रिलीजियस आइडियोलॉजीज की बात करेंगे तो क्या अगर रिलीजियस टेम्पल है या रिलीजियस आर्किटेक्चर है या उनके जो आर्ट फॉर्म्स हैं, क्या उसमें रिलीजियस आइडियोलॉजी दिखाई देती है, ये बात इसमें कही जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखो कि जब हम रिलीजियस चीज़ों का अध्ययन करते हैं, धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, तब हमें ये पता चलता है कि वहाँ का सोशल एंड इकोनॉमिक जो फॉर्मुलेशन है वह क्या रहा। जैसे कि जब हम टेराकोटा की बात करेंगे, आईवीसी में मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों की बात करेंगे, टेराकोटास की बात करते हैं, तब हमें कई जानकारियां वहाँ की समाज से जुड़ी हुई मिलती है। जैसे कि एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ कि उस वक्त इतनी ज़्यादा आईवीसी में इतनी ज़्यादा मातृ देवी की मूर्ति मिलती है, फीमेल गॉडेस की मूर्ति मिलती है, और उससे ये अंदाज़ा लगा लिया कि उस वक्त का जो समाज है वह मातृ सत्तात्मक रहा होगा, है ना। जैसे कि आज हम पैट्रियार्की की बात करते हैं, पितृसत्तात्मक की बात करते हैं, तो कई ऐसे समाज रहे इसके पहले के सिविलाइजेशंस में जो कि पुरुष नहीं बल्कि महिला प्रधान समाज थे। तो आईवीसी में हमने क्या किया कि हमने जो वहां से बार बार हमें मूर्तियां मिल रही थी, गॉडेस मिल रहे थे, हमने उससे बेसिकली एक अंदाजा इस बात का लगा लिया कि उस वक्त का सोसाइटी ऐसा रहा होगा। तो यहाँ पर चाहे पॉलिटिकल इंटेंशंस हो, चाहे रिलीजियस आइडियोलॉजीज हो, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सारे एस्पेक्ट्स हमें आर्ट एंड कल्चर से देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो कि बेसिकली अगर हम इसके स्टाइलिक डेवलपमेंट की बात करें, हम इसकी विकास शैली की बात करें, जहां से मेंस में क्वेश्चन आता है कि अब देखो इसकी विकास शैली क्या रही, मतलब एंशियंट से लेके मिडाइवल से लेके अगर हम मॉडर्न फेज की बात करें तो टेम्पल आर्किटेक्चर का पूरा स्टाइलिक डेवलपमेंट आपने बता दिया। पहले ऐसे मंदिर बनते थे, फिर ये चेंज आया, आज ये चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे कि जो पूरे स्टाइलिस्टिक जो डेवलपमेंट थे उसके साथ साथ में सोशल एंड पॉलिटिकल एफिलिएशंस कैसे जुड़े हुए हैं, राजनीतिक संबंध उसका क्या है, सामाजिक संबंध उस चीज का क्या है, मतलब उस विकास शैली से समाज कैसे जुड़ता है उस पर्टिकुलर। इसलिए तो हमें आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना होता है कि जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा है वैसे आर्ट फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट हम देखेंगे इसमें कि बेसिकली जो हमारा कल्चरल मैनिफेस्टेशंस है, मैनिफेस्टेशंस दैट मीन्स आप पॉलिटिकली किसी बात को कह रहे हैं, जैसे कि अभी बीजेपी और कांग्रेस अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है कि हम ये करेंगे, है ना, सत्ता में आने के बाद। सो अगर हम कल्चरल मैनिफेस्टेशंस की बात करेंगे, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमें दिखता है कि डाइवर्स आइडियोलॉजीज दिखाई देती हैं, है ना, एक डाइवर्सिफिकेशन हमें दिखाई देता है, हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर जो है वे दिखाई देते हैं। सो आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग, थ्री इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दे नीड टू बी स्टडी विद द रिलीजियस एंड सोशल व्यू पॉइंट्स। तो हमें यहाँ पर रिलीजियस एंड सोशल व्यू पॉइंट्स की तरह हमें इन चीजों को समझना है। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको पूरा जो एक तरीका है वह बताया,
और हमने यहाँ पर एक डेवलपमेंट को भी पढ़ा कि शुरुआत जो है वह कला की कहाँ से होती है और हमें चीज़ों को कैसे कैसे जोड़कर देखना होता है कि स्टडी ऑफ आर्ट हिस्ट्री में दो चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या क्या, जैसे कि अगर हम कॉइन की बात करें, ठीक है, कॉइन है ना, अगर हम इंस्क्रिप्शंस की बात करें, टेम्पल, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पढ़नी है और कैसे जोड़कर देखनी है, ये एक आपके लिए इंट्रोडक्शन था। कुछ पीवाईक्यूज भी हमने यहाँ पर देखे हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जब हम क्लास करेंगे तब हम क्लास में एक एक करके सभी टॉपिक्स को करते जाएंगे, सभी चैप्टर्स को करते जाएंगे, उसके साथ साथ जो प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस हैं उन सभी को भी कवर करेंगे। आपको करना ये है कि कॉन्टिन्यूटी से क्लासेस करनी है और जो क्लास में पढ़ा दिया गया है नेक्स्ट क्लास में करने से पहले आप एक बार उसको रिवाइज कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और बुक रीडिंग करना बहुत कंपलसरी है। इसमें कई टर्म्स ऐसे हैं जो कि आपको डायरेक्ट रूप से दिखाई दे जाएंगे आपके यूपीएससी के एग्जाम्स में, है ना। अब जब यूपीएससी का पेपर होगा उस वक्त शायद आपके ये सीरीज चल रहा होगा, तब मैं आपको बताऊंगी कि आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन आए और हमने इस बुक में इन चीज़ों को पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो जैसे कि देखो हम मान लीजिए हंटिंग सीन की बात करेंगे, प्री हिस्टोरिक। अच्छा, व्हाट इज प्री हिस्टोरिक? प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या है? प्री हिस्टोरिक या प्रोटो हिस्टोरिक की अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या है? मतलब ऐसा समय जिस वक्त लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का कोई नामो निशान नहीं था, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का जो नामो निशान है वह नहीं था, तो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच का एक जो समय है हम उसको पढ़ते हैं। तो इस वक्त जो रॉक पेंटिंग्स थी, है ना, शुरुआत में क्या किया जाता था, कैसे चट्टानों में पेंटिंग की जाती थी, कैसे उन्होंने गुफाएं बनाई होंगी, क्या वह प्राकृतिक रही होंगी या कैसे बनी होंगी, और उस पर जो कलर का यूज़ किया जाता था वो कलर कैसा रहा होगा, क्या उन्होंने उस वक्त केमिकल और चीज़ों से परिचित थे कि उन्होंने केमिकल कलर बनाए होंगे, वो पत्तों से हरे कलर, मतलब हरा जो है वह लीव्स से कलर कलेक्ट करके वहां से ग्रीन कलर बना रहे हैं, वो लाइमस्टोन या चूने से क्या कर रहे हैं कि व्हाइट कलाकृति बना रहे हैं। तो अगर देखो कि कहीं पर जो हंटिंग सीन बना है, मान लो ये व्हाइट कलर से बना, और ये किस पीरियड का है, ये किस पीरियड का है, किस समय में बना, अगर ज्यादातर आपको हंटिंग सीन मिले तो ऐसा क्यों था? क्योंकि उस वक्त का मनुष्य वही करता था। आज अगर आप पेंटिंग्स की बात करेंगे तो आपको हर तरह की पेंटिंग्स दिख जाएगी, आपको एयरपोर्ट की पेंटिंग भी दिख रही है, आपको बस भी दिख जा रहा है, आपको पढ़ाते हुए लोग भी दिख जा रहे हैं, तो आपको कोड भी दिख जा रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएगी, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। लेकिन उस वक्त का मनुष्य जब वो खाना बदोश हुआ करता था, बहुत, अगर हम प्रिमिटिव एज की उसकी बात करें, ऐसा आदिम मानव था कि वह केवल ये समझता था कि शिकार करो खाओ, शिकार करो खाओ, वो रहना भी नहीं जानता था। ऐसे में उसने आर्ट फॉर्म का डेवलपमेंट कैसे किया कि फ्री था, अब उसने केवल शिकार करती हुई चीजें देखी थी, उसका वो उतना उससे ज्यादा नहीं सोच पाया कि हम हवाई जहाज की फोटो बना ले, पेंटिंग बना ले, तब उसने क्या किया कि गुफा में हंटिंग सीन ही बना दिया। तो ज्यादातर उस वक्त अब मनुष्य कर ही वही रहा है। हमारा साहित्य क्या दिखाता है, हमारा आज सिनेमा क्या दिखा रहा है? आज सिनेमा 1980 में जब दहेज प्रथा चल रही थी तब दहेज को दिखा रहा था। उस वक्त की मूवीज का मेन जो कैरेक्टर, मेन जो थीम होती थी दहेज को लेकर होती थी। आज जो मूवीज बनती हैं आप उसमें लिव इन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, लव मैरिज का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, आप इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ऐसा क्यों है? जब जब ब्रिटिश काल के दौरान मूर्तियां बोल रही हूँ, जब ब्रिटिश काल के दौरान जब सिनेमा बदला, तब उसमें उसने क्या दिखाया? ज्यादातर आप मनोज कुमार की स्टार्टिंग की मूवीज देखेंगे, वो सारा, उनका नाम भारत होता था, ज्यादातर उनने जो मूवीज बनाई वो बस उसी चीज पर बनाई कि ब्रिटिशर्स अत्याचार कर रहे हैं, हमें उससे फ्रीडम चाहिए। तो यहाँ पर चाहे सिनेमा हो, साहित्य हो, ये सारी चीजें वही बताती है जो हमारा समाज हमें दिखाता है। तो यूपीएससी ऐसे में इस बात को पूछ लेता है किसमें, निबंध में, कि क्या हमारा जो साहित्य है, जो सिनेमा है, वो हमारे समाज से, डेफिनेटली आज जो सोसाइटी में हो रहा है वही तो लिखोगे, वही तो बोलोगे, वही तो सोचोगे, उससे अलग क्या सोच सकते हो, है ना। आज आप ये नहीं सोच सकते, अगर आप द्वापर या त्रेता इस तरह के युग में हुए होते तो हम सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, भगवान प्रकट होकर हमें दर्शन देंगे, हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है, हम तपस्या करेंगे। आज आप वो कॉन्सेप्ट अपनाओगे? कितने लोग उस कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे? तो यहाँ पर क्या है कि अब जब समय बदलता है तो चीजें काफी बदल जाती हैं, ठीक है, और ये चीजें हमारे आर्ट फॉर्म्स और बाकी चीजों में दिखाई देती हैं। अब देखो, जैसे कि जब हम बात करेंगे कि आर्ट ऑफ द मौर्यन पीरियड, तो यहाँ पर यही तो हो गया कि हमने क्या किया, डायनेस्टी से चीजों को जोड़ दिया। हमने राजवंशों के आधार पर घटनाक्रम और जो राजवंशों के आधार पर ही हमने चीजों का जो डायनेस्टिक एक पूरा एफिलिएशन है, हमने उसका संबंध देखते हुए सब चीज़ों को देख लिया, है ना। तो एक तरीका इसका ये हो गया कि हम आर्ट फॉर्म्स को पीरियड्स के आधार पर पढ़ लेते हैं कि ये मौर्यन पीरियड के आर्ट फॉर्म है, ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड के आर्ट फॉर्म्स है ना। आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा टफ लगता है, मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको थोड़ा समझा पाऊँ, है ना।
अब कितना समझ में आया वो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये एक देखो इंट्रोडक्शन का क्लास बड़ा ज़रूरी था। मैं सोच रही थी कि पहले आपको जो है वह एक साथ आपको फर्स्ट से स्टार्ट कर दिया जाए और उसी में मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूं, लेकिन वो थोड़ा सा ब्लंडर हो जाता। काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं, आधी क्लास जो क्लास स्टार्ट हुई वह हाफ के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंस इस चीज़ का ख़त्म हो जाता। तो सीरीज शुरू करने के पहले मुझे जो सही तरीका लगा फ्रेंड्स, कि मैं पहले आपको थोड़ा सा आर्ट फॉर्म्स और चीज़ों से, इंडियन आर्ट से परिचित करा दूं, उसके बाद आगे कि अगर आप खुद से भी आपको सेल्फ स्टडी करना है तब भी आप कर पाए। ठीक है, फर्स्ट देखो, एक बार आप इसका जरा टॉपिक्स देख लो कि नंबर ऑफ 8 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, आर्ट ऑफ इंडस वैली। सेकंड है आर्ट ऑफ द मौर्यन पीरियड। थर्ड है पोस्ट मौर्यन ट्रेंड एंड इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर। फोर है लेटर मुराल ट्रेडिशन, टेम्पल आर्किटेक्ट, इंडियन ब्रोंज स्कल्पचर एंड एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट, है ना। तो ये था आपका एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, जिसमें कि हमने बात की आपको पढ़ना कैसे है। शुरुआत में हमने देखा कि क्वेश्चंस कितने कितने कहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, हमने जाना कि हमें पढ़ना आखिर क्या है, कि अगर हमने पेंटिंग देखी तो पेंटिंग किस काल की है, क्या विषय है, ये सारी चीज़ें एक जानने का हमारा विषय होते हैं। हमने जाना, देखो वही तो हमने जाना कि हम पर्टिकुलर किसी भी, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है हम इसको जानेंगे कि इसका एक तो रूप रंग क्या है ना, इसका स्टाइल क्या है, और दूसरा इसका विषय क्या है। तो इसका स्टाइल क्या है कि इसमें कौन से कलर यूज किए गए या क्या स्टाइल है, फिर आया इसका विषय क्या है ना। तो दो चीजों पे बेसिकली हमें जो फोकस है वह हमेशा करना होता है। उसी तरीके से हम पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा टॉपिक सब टॉपिक की बात की कि इंडियन कल्चर, आर्ट फॉर्म, ये यूपीएससी ने जो आपको टॉपिक दिए हैं वो है। ठीक है, इंडियन कल्चर, इंडियन आर्ट फॉर्म, इंडियन लिटरेचर, ठीक है, ये सारी चीजें, आर्किटेक्ट, इंपॉर्टेंट साइट, फेस्टिवल। फिल्म्स के लिए क्या फोकस करना है, तो आपको फैक्चुअल डिटेल पे फोकस, ब्रॉडर कवरेज है, करंट अफेयर से लिंक है ना, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। मेंस के लिए आपको एम्फेसिस करना है एनालिसिस पर एंड एप्लीकेशंस पर, क्रिटिकल इवैल्यूएशन पर, कंपैरिजन पर, एंशिएंट मिडाइवल टू मॉडर्न। थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म की बात हो गई, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की बात हो गई। ठीक है, की टॉपिक्स की बात की और मैंने आपको बताया ब्रेक डाउन कैसे करना है। एक बार फिर से रिसोर्सेज मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास 11 का एनसीईआरटी, क्लास 11 एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, जो कि आपका अब स्टार्ट होगा। आज इंट्रोडक्शन क्लास था, आज एक स्ट्रैटेजी सेशन था, जिसमें कि इस बात की हमने चर्चा की कि कैसे हमें आर्ट एंड कल्चर को फिनिश करना है, इसमें क्या क्या टॉपिक होंगे, है ना। एक तरीका ये हो सकता था कि मैं आपको रिसोर्सेज बना दूं, आप ऐसा कर लो, आप इस टॉपिक को पढ़ लो, आप 5 दिन ये पढ़ लो, 6 दिन ये पढ़ लो। एक तरीका वो हो सकता है। दूसरा तरीका कि मैं आपको विषय की थोड़ी जानकारी करा दूं कि ये सब्जेक्ट, ये चीजें हमें पढ़नी है। हम इसको पढ़ते इसलिए है, अगर हम राजवंशों की बात कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता चलता है उस वक्त का आर्ट फॉर्म कैसा रहा होगा, उस डायनेस्टी ने किसको संरक्षण दिया, किस धर्म को संरक्षण दिया, तभी तो उसके मोन्यूमेंट्स बनवाए। अगर कोई बुद्धिस्ट को हेट करता तो वह बुद्धिस्ट के मोन्यूमेंट्स क्यों बनवाता, आप खुद सोचिए, वो स्कल्पचर्स में कैसे आता है ना। ये सारी चीजें हैं। क्लियर है इतना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे गाइड है, उसको हमें ज़रूर हमेशा ध्यान रखना है। तो ये हमारा आज का सेशन था। बाकी इस आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में आगे से हमें डेली एक एक चैप्टर्स जो है वह पढ़ना है। ठीक है, चीज़ों को तसल्ली से समझना है। आपको बुक रीडिंग का मैं कोई ऑप्शन नहीं देती, बुक रीडिंग आपको करना है ताकि आपकी रीडिंग की जो स्किल्स है वह डेवलप हो सके। यूपीएससी में कुछ होना हो, आपको रीडिंग करना पसंद होना चाहिए, रीडिंग करना आना चाहिए, क्योंकि इतना सिलेबस पढ़ना है। जब तक पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे। तो विषय का ज्ञान करने के लिए पहले तरीका क्या है कि जो भी आपके पास चीज़ है आप उसको रीड करें। तो रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोशिश करो अपने जो भी आपकी दिनचर्या में, जो भी आपका डेली लाइफ है, कि आपने 10 से लेके 20, 30, जितनी आपकी श्रद्धा, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, कि आप 10 से 20 पेजेस जो हैं वह डेली रीड करें। आप जैसे कि कोई बुक खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, ये आप डेली रीड करें। और एक रीडिंग से केवल आपका परिचय हो पाता है, 2-3 रीडिंग करोगे तब जाके नोट्स बनाओगे, है ना। तो ये क्या है कि ये शुरुआत है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे होते हो कि सबसे पहले आप रीडिंग करोगे। फर्स्ट रीडिंग में कभी नोट्स नहीं बनते। जब आप चीज़ों को, विषय को समझ जाते हैं, उसकी गहराई, उसकी डेप्थ को समझ जाते हैं, तब जाके नोट्स बनते हैं। ऐसे बच्चे जो कि फर्स्ट टाइम आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे, वो अगर इस सीरीज को देखेंगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि प्रीलिम्स मेंस की चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आर्ट एंड कल्चर देखो, समटाइम जैसे कि एनवायरनमेंट टफ लगता है, क्यों टफ लगता है, क्योंकि पढ़ा नहीं है। इकोनॉमी टफ लग रहा है, क्यों टफ लग रहा है, क्योंकि पढ़ा नहीं है ना। आर्ट एंड कल्चर टफ लग रहा है, क्यों, क्योंकि पढ़ा नहीं है। तो आप इन आर्ट क्लासेस को कीजिए, डेफिनेटली आपकी जो मुश्किल है वह आसान हो।
बाकी कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको कितना समझ पे आया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।